हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना, वो मूल प्रभाज्य के ऊपर रहने वाला है। मूल प्रभाज्य क्या होता है या मूलंश क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2, बिलियन के संगठन से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है ना। या फिर कह सकता है बिलियन के सांद्रण की इकाइयों से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बिलियन का, ठीक है ना। इसमें केवल 8 इकाइयाँ होती है जो हम इसके संगठन के प्रकार पढ़ेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सांद्रण के प्रकार पढ़ेंगे। उसकी 8 इकाइयाँ होती हैं और 8 इकाइयाँ जो है 2 मार्क्स में बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। हर एक इकाई को 2 मार्क्स से आप कैलकुलेट करिए। अगर आप 1 मार्क्स से भी कैलकुलेट करते हैं तो आप देख लीजिए 8 नंबर का बनता है। 2 मार्क्स से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए कितना 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो आप खुद समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ठीक है ना, जितना हो सके उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा है क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है ना, सारा का सारा मटेरियल एक साइड रखेंगे हम, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परिभाषा संगठन के प्रकार। बाकी आपका चेंज क्या हो रहा है पर टॉपिक के अंतर्गत, ये जो हमारा सेक्शन चल रहा है क्या प्रकार का, ठीक है ना। बाकी इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेंगे हम कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, जिसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मोल प्रभाज और मोल अंश दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना, जिसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। और इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, ताकि हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन चाहिए होता है, वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इंपॉर्टेंस के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो हमारा सांद्रण का चल रहा था, बिलियन के सांद्रण की इकाइयाँ, ठीक है ना, उसमें हमने सारे कंप्लीट कर लिए। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम पर लीटर, मोललता, ठीक है ना, फॉर्मलता और मोललता, नॉर्मलता भी ये हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, जिसमें लेके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली थी हमने, ठीक। और फिर हमने क्या निकाला था यहाँ पे, ये बिले का द्रव्यमान कितना होता है, ये इसके भी हमने यूज करा था, ठीक है ना। फिर आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मूल प्रभाज या मोलंस मोल फ्रैक्शन, जिसकी कह रहा है ये एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलय में कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है क्या, मोल अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या है फॉर्मूला है। यदि हमारे पास कोई मोल अंश है, ठीक है ना, मोल प्रभाज निकालने में किसी भी विलयन का, ठीक है ना, उस विलयन में कितने घटक है, मान लीजिए एक्स ए और एक्स बी, क्या है हमारे पास में 2 घटक है, ठीक है ना, उस विलयन के अंतर्गत। तो जो एक्स आई है, एक्स आई ए है, ठीक है ना, इसके मूल प्रभाज्य क्या होंगे उस विलयन के अंतर्गत, क्या होगा एक्स ए अपॉन एक्स बी, ठीक है ना। इसको काई ए बोलते हैं, जो होता है इस प्रकार से, एक्स इस प्रकार से होता है और ये भी सेम इसी की कॉपी होता है, लेकिन इसको काई बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसको एक्स ए भी बोल सकते हैं, एक्स बी भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या बोल रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। हमें केवल समझ में आना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसके जो फॉर्मूले होते हैं हमने वो लिख रखे हैं यहाँ पे, कि पहले विलयन के लिए इस प्रकार से मूल प्रभाज्य निकाला जाता है, ठीक है ना। उसके दूसरे घटक के लिए कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी, या फिर इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उस विलयन के अंदर कितने घटक हैं उसके मूल प्रभाज्य, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, उसके लिए कंप्लीट करें अब हम, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है 8, मोल प्रभाज्य मोल फ्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं मोल अंश, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इस इकाई का प्रयोग प्रायः द्रव द्रव विलयन के सांद्रण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है जब भी हम इस विलयन का यूज करेंगे, इस इकाई का यूज करेंगे, तो उसमें जो विलयन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म होगा, विलेय और विलायक दोनों ही क्या रहेंगे हमारे पास में, लिक्विड में रहेंगे, ठीक है ना, द्रव अवस्था में रहेंगे, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे इसे एक्स आई काई से दिखाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे एक्स आई है, सॉरी जो एक्स है उसके द्वारा वो दिखाया जाता है, इसको हम काई बोलते हैं, ठीक। अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है ना, जो मूल प्रभाज्य है उसकी डेफिनेशन क्या है। कह रहा है किसी विलयन पदार्थ में, कोई विलयन ले लिया हमने, मान लीजिए हमारे पास इस पात्र के अंदर एक विलयन है, ठीक है ना। कह रहा है इस विलयन पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के घट कणों की लिए मूल प्रभाज्य का मान, ठीक है ना। कह रहा है इस जो विलयन है इसमें विभिन्न प्रकार के घटक होंगे, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी एंड डी, 4 घटक हैं इस विलयन के अंतर्गत, ठीक है ना। चारों के चारों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। फिर कह रहा है उनका मान किसी विशेष घटक ए के लिए, ठीक है ना, कह रहा है फिर उनका मान जो होगा किसी विशेष घटक ए के लिए उस विलयन में उपस्थित घटक ए के मोलों की संख्या का, ठीक है ना, जो उस घटक है उसके मूल क्या होंगे, ठीक है ना, उस मूल की संख्या का उस विलयन में उपस्थित सभी घटक के कणों की मोलों की संख्या के का अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास कितने घटक हैं, ए बी सी डी 4 घटक हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है जो एक घटक किसी विशेष घटक ए के लिए, ठीक है ना, कह रहा है किसी विशेष घटक ए के लिए उस विलयन में उपस्थित घटक ए के मोलों की संख्या, मान लीजिए ए के मोलों की संख्या क्या है, यहाँ पे हमने कोई इसमें
संख्या x मान ली उसकी, ठीक है ना, x, या हम इसको मान लीजिए स्मॉल a मान ले रहे हैं, ठीक है ना, कि जो हमारे पास संख्या वो स्मॉल a है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर कह रहा है उस विलयन में उपस्थित सभी घटक कणों के मोलों की संख्या का अनुपात। अब जो विलयन में घटक हैं जिसके अंतर्गत सारे घटक हैं, उन घटकों की मोलों की संख्या क्या होगी। अब बी है तो उसका स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है, सी है तो उसका स्मॉल सी होगा, डी होगा तो स्मॉल डी हो जाएगा, ठीक है ना, और ए के भी तो रहेंगे तो यहाँ पे ए के भी रहेंगे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इनका सम क्या रहेगा, उसका अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो कह रहा है जो ए घटक है, इसको एक्स ले लिया हम, इसका निकालने ए घटक का मोल प्रभाव, तो क्या रहेगा ए अपॉन स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल टी, इन सब का योग हमने मान लिया कोई जेड है, ठीक है ना। तो एक्स ए इक्वल टू ए अपॉन जेड, जहाँ जेड किसको दिखा रहा है, ए बी सी डी, इन सब के योग को दिखा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार जो हम वैल्यू हल करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्स ए का मूल प्रभाज होगा, किसके अंतर्गत, इस बिलियन के अंतर्गत, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा है, ठीक है ना। अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं किया है और नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बस आप अच्छे से समझिए इस लेक्चर के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है यदि बिलियन में घटक कण ए बी सी, कोई 3 घटक है हमारे पास में, ठीक है ना, घटक कण कितने हुए इस बार 3 है, तब इनको मोलों की संख्या, जो इनके मोलों की संख्या को क्या होगी, एन ए एन बी एन सी है तब, ठीक है ना, यहाँ माइनस का निशान लेंगे, स्लैश लगा हुआ केवल डैश के रूप में, ठीक है ना, एन ए कॉमा एन बी कॉमा एन सी हो तब घटक कण ए का मूल प्रभाज, देखिए घटक कण ए का मूल प्रभाज कैसे होगा, एक्स आई ए, जो काई ए है, ठीक है ना, उसके लिए जो घटक कण ए है उसका मूल प्रभाज क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है ना, इनके मोलों की संख्या होगी, ठीक। यदि तीनों घटक कण द्रव हैं तब, ठीक है ना, तीनों घटक कण द्रव हैं तब एन ए प्लस एन बी 1, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना, इन सबका जो योग होगा वो क्या रहेगा 1 होगा, ठीक है ना, ये सिद्ध है, ठीक। अब देखिए जो हमारे पास मूल प्रभाज है हम वो कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकल तरीके से या कैलकुलेशन के बेसिस पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम, कह रहा है यहाँ पे एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार, कोई द्रव्यमान ले लिया हमने विलयन में, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास एक विलयन है, ठीक है ना, इसमें द्रव्यमान के अनुसार कह रहा है 25% जल, 25% क्या लिया हमने, जल ले लिया H2O, तथा 25% एथेनॉल, 25% हमने क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया, ठीक। फिर कह रहा है 50% एसिटिक अम्ल ले लिया, ठीक ना, 50% हमने क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, ठीक। तब इसके प्रत्येक घटक का मूल प्रभाज बताइए, ठीक है ना, 50% क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड लिया, ठीक ना। अब इसमें देखिए 25 25 50 और ये 50 100, ठीक है, तो 3 घटक हो गए, इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया हमने बी, इसको बोल दिया हमने सी, ठीक है ना, 3 घटक होगा। अब इसको हम कैसे हल करेंगे उसके लिए देखिए आप, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे प्रश्न अनुसार, जो हमारे पास प्रश्न दिया उसके अनुसार हम चलेंगे, कह रहा है यदि विलयन की कुल मात्रा 100 ग्राम होता, ठीक है ना, मान लीजिए कि विलयन की मात्रा क्या है 100 ग्राम ले ली हम, ठीक है ना, तो माना प्रथम घटक कण ए, जो क्या हमारा H2O जल है, जिसकी 25% ली गई है, क्या मात्रा ली गई है, ठीक है ना, घटक कण उसके अंतर्गत विलयन के, तब घटक कण ए के मोलों की संख्या, अब देखिए मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, विलय बट्टा विलय का अणुभार, ठीक है ना, विलय की मात्रा कितनी ली गई है 25%, ठीक है ना, तो ये रही, और इसका H2O है जो है, ठीक है ना, इसका अणुभार हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अणुभार, ठीक है ना, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 1, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो कितना हो गया यहाँ पे 18, ठीक है ना, सॉरी 18, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका जो अणुभार हो गया, किसका, जल का H2 का, ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं परमाणविक द्रव्यमान हो गया उसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो 25% इस प्रकार से निकाले हमने, तो जो मोलों की संख्या Na की वो कितनी आ रही है, इतना 1.39, ठीक है ना, एक मोल निकाले हमने घटक कण ए के लिए। अब देखिए हम घटक कण 2 के लिए निकालेंगे, द्वितीय घटक कण हमारा बी है, ठीक है ना, C2H5OH एथेनॉल, ठीक है ना, जो हमारे पास एसिड रहा घटक कण 2, ठीक है ना, कह रहा है जिसके मोलों की संख्या क्या है, विलय की मात्रा, कितनी विलय की मात्रा लेगी 25%, ठीक है ना, और विलय का अणुभार, ठीक है ना, तो अणुभार हम कैसे निकालते हैं वो देखिए, ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे C2H5OH, ठीक है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, ठीक, इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 12, ठीक है ना, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1,
और कितने मॉलिक्यूल हैं इसके 5, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 प्लस 1 ये हाइड्रोजन का, ठीक ना, तो 12 दूनी 24 प्लस ये वाला 5 सिंगल में, ठीक है ना, प्लस 16 ऐसे ही रह जाएगा इसके साथ में प्लस 1। अब देखिए 24 5 29 29 और प्लस ये 1 तो कितना हो जाएगा टोटल 30 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया किसका विलेय पदार्थ का जो हमारा क्या है एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल का कितना आ गया 46, तो 46 हमारे पास में ये रहा, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट करा अच्छे से तो हमारे पास कितना है 0.54 वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त होगी किसके द्वितीय घटक कण जो हमारे पास बी है उसके मोल प्रभाज्य की, या हम बोल सकते हैं मोल अंश की, ठीक है ना। सेम इसी के जैसे हम तृतीय घटक कण निकालेंगे। तृतीय घटक कण हमारे पास में क्या सी जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल क्या सूत्र क्या था CH3COOH, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करेंगे इसका भी हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट हम यह बोल सकते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, या अणु द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान हम जो है बोल सकते हैं उसका, ठीक है। फिलहाल हम क्या निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इसका निकाला था C2H5OH का, वैसे सिमिलरली हम इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कितना होता है 60, ठीक है ना। ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा मैं इसलिए सबका नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो इसकी कितनी मात्रा ली गई है 50%, 50 है यहाँ पे हमारा विलेय का अणुभार कितना हो गया 60। हमने जैसे इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास कितना 0.83 जो हमारे पास वैल्यू आई है वो घटक का 3 के क्या है मूल अंश की वैल्यू आई है, ठीक है ना, या फिर मोलों की वैल्यू आई है, ठीक है ना, कि कितने मोल उसके बन रहे हैं बिलियन के अंदर, ठीक है ना। फिर कह रहा है अतः बिलियन में उपस्थित कुल घटक कणों ए बी सी के मोलों की संख्या, ठीक है। अब मोलों की संख्या हमने निकाली घटक कण ए के बी के सी के, इन सबके मोलों की संख्या निकाल ली, ठीक है ना। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं कि मात्रा कितनी ली गई है विलेय पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाय विलेय का क्या परमाणु आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इससे हम क्या निकालते हैं उसका मोलों की संख्या निकालते हैं किसी पदार्थ की, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू यह है थी, बी की है, सी की है, टोटल हमने ऐड किया तो कितना है 2.76 जो हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है ना। अतः बिलियन जो हमने लिया था इसके अंतर्गत जो बिलियन है इसमें कुल घटक जो है उपस्थित हैं उसमें कितने मोल प्रेजेंट है 2.76, ठीक है ना, इतने मोल इसके अंतर्गत प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब कह रहा है जो एक बिलियन जो एक घटक है ए है उसके अंतर्गत जो फ्रैक्शन है वो क्या फ्रैक्शन रहा होगा, ठीक है ना, क्या प्रभाज्य रहा होगा, क्या मोल अंश रहा होगा एक घटक के लिए। तो कह रहा है आता है अतः प्रथम घटक ए के लिए जो जल है उसका मूल प्रभाज्य क्या होगा या मूल अंश क्या होगा, तो XI ए प्लस इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NV प्लस NC जो वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2.76 और NA की वैल्यू कितनी थी जो प्रथम घटक थे उसके मोल कितने थे 1.39, ठीक है। तो जो वैल्यू हमने आगे सॉल्व की तो हमारे पास कुछ इतनी वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों देखिए दशमलव के बाद दोनों संख्या बराबर है, यहाँ पे भी दोनों बराबर है, क्या करेंगे हम दशमलव को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 139 डिवाइडेड बाय 276, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास कुछ इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो ये जो वैल्यू आई है क्या एक घटक के फ्रैक्शन की है इसके अंतर्गत इस बिलियन के अंतर्गत जो किसके लिए दिखा रहा है घटक ए के फ्रैक्शन दिखा रहा है, ठीक। अब देखिए सिमिलरली दूसरा कह रहा है द्वितीय घटक कण, ठीक है ना, जो दूसरा घटक कण है उसके लिए NB जो है दूसरा घटक कण बी है उसके लिए एथेनॉल है उसका मूल प्रभाज्य क्या होगा या मोल फ्रैक्शन क्या रहा है उस बिलियन के अंतर्गत, तो ठीक है XB इक्वल टू NV अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, ठीक है ना, ये वैल्यू है, ठीक ना। NB की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त होती 0.54, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.76, ठीक है ना। ये वैल्यू अब देखिए दशमलव के बाद दोनों संख्याएं बराबर है, दशमलव यहाँ से हम डायरेक्ट हटा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम इसको हल करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 76 से तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है जो वैल्यू आई है ये घटक कण बी जो था उसका मोल फ्रैक्शन है किसके अंतर्गत इस बिलियन के अंतर्गत जिसमें जो मोल प्रभाज्य है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है ना। इसमें जो फ्रैक्शन हो रहा होगा घटक कण बी का, ठीक है ना, वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.196, ठीक है ना। फिर आगे देखिए अब ऐसे ही चलेंगे हमारा जो घटक कण है तृतीय के लिए, ठीक है ना। तृतीय घटक कण सी है एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज्य क्या रहा होगा तो XIC प्लस XIC इक्वल टू, ठीक है ना, NC अपॉन NA प्लस NV प्लस NC, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ओहो तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसकी वैल्यू रखी तब देखिए NC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0.83 जो हमारे पास क्या थे मोल
जो थे उसके मोलों की संख्या निकाली थी हमने घटक कणों की, ठीक है ना, कि घटक कण जो सी है उसके मोल कितने हैं, तो 0.83 हमारे लिए प्राप्त हुए थे, और टोटल बिलियन में मोल कितने थे, 2.76। जैसे हमने इसको डिवाइड किया आपस में, दशमलव हटा के, तो हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ, 0.301, ठीक है ना। तो जो घटक कण सी है एसिटिक अम्ल, उसके मोल फ्रैक्शन क्या रहेंगे बिलियन में, इतने रहेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, इस प्रकार किसी भी द्रव विलयन के घटक कणों का मोल प्रभाज याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी घटक कण का, किसके अंतर्गत, उस विलयन के अंतर्गत, ठीक है ना। बस हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, कि हम मोल कैसे निकालते हैं, कि मोलों की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉरी। तो मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, विलेय की मात्रा, कितनी विलेय की मात्रा ली जा रही है किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, ठीक है ना। और उस विलेय का कितना द्रव्यमान है, कौन सा द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, या हम सीधे सीधे बोल सकते हो मॉलिकुलर वेट, ठीक है ना। मॉलिकुलर वेट डायरेक्ट आप बोल लीजिए, मॉलिकुलर वेट कितना है विलेय का, ठीक है ना, उसकी मात्रा क्या है, दोनों का आप रेशियो कीजिए और वैल्यू को निकाल दीजिए, वही हमारा क्या होगी, मोलों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है ना। आपने अच्छे से पढ़ा इसके लिए, और अपने फ्रेंडों के लिए भी ये चीज़ आप बताइए, ठीक है ना। अगर आप अपने फ्रेंडों के साथ में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपका रिवीजन भी बेटर हो जाएगा। जब आपका रिवीजन बेटर होगा तो आप क्लास के टॉपर बन जाएंगे, ठीक है ना। और ये रियल है, आप इस बात पे यकीन ना करें, बट ये रियल है, ठीक है ना। आप जितने अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करोगे, फ्रेंडों के साथ में बताओगे, समझाओगे उनको, उससे आपकी नॉलेज गेन होगी, ठीक है ना, कि उनकी। और जितनी आपकी नॉलेज गेन होगी, आपके लिए लॉन्ग टाइम भी वो चीज़ याद रहेगी, और आप पेपर में अच्छा रिजल्ट लेके आओगे अपना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।